आज मैं आपको 5S मैनेजमेंट के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि 5S मैनेजमेंट क्या होता है। हम अपने इंडस्ट्री में या अपने हाउस में भी कैसे 5S मेंटेन करते हैं, 5S की ज़रूरत क्या है, 5S हम क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि 5S क्या है। तो 5S एक जापानी मेथोडोलॉजी है जिसके थ्रू हम अपने वर्कशॉप को मैनेजमेंट करते हैं और अपने हाउस को भी मैनेजमेंट करते हैं। 5S क्या होता है? 5S एक कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके कंपनी फैक्ट्री में ही अप्लाई होगी। 5S हम अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि घर में अपने बर्तन को कौन सा बर्तन किस जगह रखा जाएगा, ये सारी चीज़ें हाउसकीपिंग ही है। ठीक है। तो नीड ऑफ 5S की ज़रूरत क्या है, 5S हम क्यों करते हैं, ये चीज़ अब हम चलते हैं और समझते हैं। 5S में वेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन फ्रॉम वर्क प्लेस। ठीक है। जो भी हमारा वेस्टेज है, जो भी हमारे कंपनी में, इंडस्ट्री में या अपने घर में जो भी वेस्टेज है, उस वेस्ट को पहले आइडेंटिफाई करिए, उसको ढूंढ करके निकालिए कि क्या वेस्टेज है और उसको एलिमिनेट करिए। जो हमारे लिए वेस्टेज है उसको हम एलिमिनेट करेंगे, अपने वर्क प्लेस से उसको हटाएंगे। हाँ, ये भी है कि कोई भी मतलब वेस्टेज, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वेस्टेज आपके लिए वेस्टेज है वो हो सकता है किसी दूसरे के लिए काम की चीज़ें हो। तो वेस्टेज को पहले आप आइडेंटिफाई करिए और उसको एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करने का मतलब नहीं है कि जस्ट आप उसको स्क्रैप में फेंक दीजिए, उनको आप रेड टैग एरिया में पहले रखिए। उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करिए कि ये हमारे लिए तो हो सकता है वेस्टेज है, पर किसी और के लिए अगर काम का है तो वो हम उस डिपार्टमेंट के लिए इशू करेंगे। पहले वो रेड टैग एरिया में जाएगा। ठीक है। तो नीड ऑफ 5S, तो पहला हो गया वेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन फ्रॉम वर्कशॉप। दूसरा है इनेबल विजुअल कंट्रोल। ठीक है। तो 5S हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा विजुअल कंट्रोल लगा हुआ है उन चीज़ों को हम अच्छे से देख पाए। अगर हम वेस्टेज को एलिमिनेट नहीं करेंगे, उसको छटाई करके साइड नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा अच्छा मटेरियल है उसमें भी हमारा वेस्टेज मिक्स रहेगा और जिसके वजह से क्या होगा, हम अच्छे भी मटेरियल को नहीं पहचान पाएंगे और जो हमारे स्क्रैप में चला जाएगा। ठीक है। इसलिए जो हमारा साफ सफाई नहीं करने पर, जैसे कि क्वालिटी पॉलिसी हमारा लगा होता है इंडस्ट्री में, और जो हमारा मीटर बोर्ड लगा हुआ रहता है, सेफ्टी पॉलिसी, सेफ्टी बोर्ड लगा रहता है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे एक टाइम आएगा कि गंदा होते होते वो हमें दिखना भी बंद हो जाएगा। इसलिए क्या होगा कि जो हमारा क्वालिटी पॉलिसी है जो अच्छे से दिखेगा नहीं, तो हम उन चीज़ों को फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए विजुअल कंट्रोल, मतलब विजुअल कंट्रोल के लिए हमें 5S अत्यंत जरूरी है। ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो भी है, इनेबल स्टैंडर्ड ऑपरेशन, इट मीन्स कि जो हमें कार्य संचालन के लिए जो भी हमारा WI लगा हुआ है, जो भी स्टैंडर्ड लगा हुआ है, अगर हम 5S मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए जो भी लगा हुआ है WI, वो सारी चीज़ें अच्छे से दिखेगा नहीं, तो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन कहीं ना कहीं बाधित होगा। ठीक है। प्रमोट सेफ्टी, अगर हम 5S मेंटेन कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने सेफ्टी पर भी ख्याल रख रहे हैं। क्योंकि अगर हम 5S मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे गैंगवेज एरिया में, जो हमारा वॉकवे एरिया होता है, उसमें हमारा अनवांटेड मटेरियल या कुछ अच्छा भी मटेरियल हमारे गैंगवे में रखा रहेगा, जिससे क्या होगा, हम चलते फिरते कहीं भी टकरा सकते हैं किसी चीज़ों से, और हो सकता है कि
हमें हमारे शरीर के ऊपर क्षति पहुंचे या हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए सेफ्टी को अगर आपको इंक्रीज करना है तो हमें 5S मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेक क्वालिटी पॉसिबल। अगर आप 5S मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और 5S मेंटेन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं आप अपने क्वालिटी को डिमोरलाइज कर रहे हैं और क्वालिटी को घटा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मशीन चल रही है, कहीं भी मटेरियल बन रहा है, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ खराब मटेरियल भी निकल रहा है। अगर वो मान लीजिए कि ऑपरेटर हमारा साइड करके रेड बिन में रख भी देता है, अगर हम डेली का डेली डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं उस रेड बिन को, या तो हम रेड बिन में रख ही नहीं रहे हैं और कहीं भी रख दे रहे हैं, वो हमारे क्या होगा, अच्छे मटेरियल में भी मिक्स हो जाएगा और हो सकता है कि वो हमारा मतलब मिस होते होते हो सकता है कि कस्टमर के पास भी पहुंच जाए और हमारे क्वालिटी को वो डिक्रीज कर दे। इसीलिए क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम 5S मेंटेन करते हैं और मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, अब 5S तो मान लेते हैं कि हम स्टार्ट कर दिए। 5S सिर्फ स्टार्ट करने से नहीं होगा, 5S को मेंटेन करने के लिए, 5S को सक्सेस करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा 5S को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 5S को मेंटेन करने के लिए और 5S को सक्सेस करने के लिए हमें उसमें अक्रॉस ऑल जितने भी हम काम कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी एम्प्लॉय है, लोअर लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक, हम सारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 5S मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की है और सिर्फ सुपरवाइजर की है। 5S मेंटेन करना हमारे टॉप मैनेजमेंट, टॉप लेवल तक की भी रिक्वायरमेंट है और उनको भी उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जब तक सीनियर मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, अगर हमारे सीनियर मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा कि हमारे वर्कर्स या जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है वो तो कर रहा है, 5S मेंटेन करते करते एक टाइम आएगा जो वो भी बोलते हैं टायर्ड हो जाएगा, वो भी धीरे धीरे उनको कम करने लगेगा, 5S पर फोकस उनका कम हो जाएगा और वो भी धीरे धीरे छोड़ देगा। इसलिए सीनियर मैनेजमेंट को उन पर फोकस रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि वो कम से कम वीक में एक बार या नहीं तो 15 दिनों पर 15 डेज में 2 वीक में एक बार कम से कम मतलब विजिट करे और कुछ एनसीज निकाले और अपने जो जोन लीडर है उनको बताएं कि आपके जोन में ये कमी है, उनको मेंटेन करिए। इसलिए सीनियर मैनेजमेंट को उसमें इन्वॉल्व होना अत्यंत जरूरी है। ठीक है, अब कम्युनिकेशन ऑफ रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर टू ऑल। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ रोल 5S मेंटेन करने के लिए हर एक बंदे को अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना जरूरी है। अब जोन लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझना चाहिए। आप किन लोगों को जोन लीडर बनाए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आप अलग अलग जोन लीडर बनाइए और उन जोन लीडर को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। जो जोन मेंबर है, जोन मेंबर पर ख्याल रखे, वो जोन मेंबर पर ध्यान रखे और डेली का डेली जोन लीडर का काम होता है डेली का डेली वो अपने शॉप फ्लोर को देखें कहाँ कमी आ रही है, फिर अपने जोन मेंबर को ये चीज़ बताएं। ठीक है, इसलिए अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ख्याल रखना चाहिए और जो भी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजर टू ऑल, और सारे जगह एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा 5S के लिए भी, जिसको बोलते हैं SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक प्रोसीजर होना चाहिए, उस प्रोसीजर के तहत आप
5S को मेंटेन करिए। उसके बाद है कंसिस्टेंसी ऑफ यूज इन ऑल एरिया। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। 5S में कंसिस्टेंसी एक सबसे मेन रोल निभाता है, क्योंकि 5S स्टार्ट करने को तो स्टार्ट कर सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो वो 5S एक न एक दिन जाकर के आपका डिसॉल्व हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद है फॉलो अप थ्रू एंड ऑडिट। अब लास्ट में होता है कि जब हम 5S का सक्सेस होने का 5S को सक्सेस होने के लिए ऑडिट बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ों को सक्सेस होने के लिए ऑडिट उसमें बहुत ज़रूरी है कि आप वीकली कम से कम एक बार ऑडिट करिए। ऑडिट करने के बाद हर एक डिपार्टमेंट में जो आपको कमी निकलती है उस कमी को आप अपने जोन लीडर के साथ डिस्कस करिए और ये चीज़ उनको टारगेट दीजिए कि अगली बार ये कमी हमें नहीं दिखना चाहिए। दैट मीन्स ऑडिट का आप एक चेक शीट भी बना सकते हैं और चेक शीट के थ्रू आप ऑडिट करिए और जो एनसीज निकलती है उन पर एक्शन लेने को आप अपने जोन लीडर को कहिए। ये खास तौर पे टॉप मैनेजमेंट का काम होना चाहिए। ऑडिट करना एक टॉप मैनेजमेंट का काम होना चाहिए। 5S जो है 5S से मिलकर बना हुआ है। 5S में अलग अलग S के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला S है 1S। 1S का मतलब होता है शॉर्ट, जिसको बोलते हैं हम छटाई करना, हिंदी में बोलते हैं छटाई करना, और या तो उसी को आप बोल सकते हैं कि इजी लैंग्वेज में सही का चयन करना। जैसे 1S में क्या होता है कि हम जो भी हमारा अनवांटेड मटेरियल है उनको छटाई करना। जैसे देखिए बोलते हैं द प्रैक्टिस ऑफ शॉर्टिंग थ्रू ऑल टूल मटेरियल etc इन द वर्क एरिया एंड कीपिंग ओनली इसेंशियल आइटम। आप अपने वर्क एरिया से जो भी आपके काम का चीज़ नहीं है उनको पहले छटाई करिए। उसका फर्स्ट इसका मतलब ही है छटाई। तो उसमें क्या है, जो भी इसेंशियल आइटम है जो आपके यूज़ के लिए है उनको आप रखिए, अन्यथा उनको साइड करिए। क्योंकि अगर जो बिना काम का भी चीज़ है आपके पास रखा हुआ है तो वो आपको क्या करेगा, वर्क में, प्रोडक्टिव वर्क में क्या होगा, वो हिंड्रेंस पैदा करेगा, वो आपको बाधाएं पहुंचाएगी। ठीक है, इसलिए उनको छटाई करना अत्यंत जरूरी है। दूसरा करता है एवरीथिंग इज स्टोर्ड और डिस्कार्डेड। मतलब कर रहा है एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं आपका, मतलब कि उसमें जो आपके काम की चीज है उसको रखिए, अन्यथा डिस्कार्ड करिए। दिस लीड्स टू फ्यूअर हैजार्ड्स एंड इंटरफेरेंस विथ प्रोडक्टिव वर्क। अगर आप छटाई करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को छांट करके आप हटाते हैं, तो इट मीन्स कि आपको फ्यूअर हैजार्ड्स, मतलब कम से कम दुर्घटनाएं, कम से कम आपको हैजार्ड पैदा होगा। और जो भी आपका प्रोडक्टिव वर्क है, प्रोडक्टिव वर्क में क्या होगा कि आपको इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस कम पैदा होगा। ठीक है, जो भी, जैसे कि मान लीजिए आप ब्लैंकिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, ब्लैंकिंग ऑपरेशन आप करने से पहले आप टूल लगाएंगे। टूल लोडिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है वो चीज़ आप कर लीजिए। मान लीजिए कि टूल लोडिंग करने में आपको फर्स्ट हैमर की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा आपको कीज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको चाबी बोलते हैं या पाना बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कीज की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद तीसरा आपको पंच की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको टाइट करने के लिए पंच की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब आपको लोडिंग के टाइम में एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको आपको रखना ज़रूरी है। और ब्लैंकिंग ऑपरेशन करते टाइम क्या होगा, आपको हो सकता है बर आने लगे, उनके लिए आपको ऑयलिंग करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उसके लिए आपको
ऑयल करने के लिए ऑयल का एक कंटेनर या ऑयल का टिप रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे ब्लैंकिंग ऑपरेशन के लिए इसेंशियल है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये श्योर करिए कि हमारे पास इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए। उसके अलावा क्या होता है कि आप टूल लोडिंग करने के बाद क्या हुआ, हैमर आप अपने पास ही रख दिए, और जो भी पंच है वो आप टूल टाइट करने के बाद आप खुद अपने पास रख लिए। ये चीज़ नहीं करना है। जो चीज़ आप जहाँ से उठाए उनको पहले वहाँ रखिए। ठीक है, तो 1S में यही चीज़ें हैं कि जो भी अनवांटेड मटेरियल है, आपके काम की चीज़ें नहीं है, उसको साइड करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा, कम हिंड्रेंस पैदा होगा आपके प्रोडक्टिव वर्क। 5S मेथोडोलॉजी में दूसरा S है आपका स्ट्रेटेन। स्ट्रेटेन या ऑर्डर लाइंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं यथा स्थान, या उसी को इजी वे में स्वव्यवस्थित रखाव बोलते हैं। जैसे कि इसका कहना है कि फोकस ऑन द नीड फॉर एन ऑर्डरली वर्क प्लेस, मीन्स कि एक ऑर्डर्ड वे में ये जो बोलता है कि कोई भी चीज़ आपका ऑर्डरली अरेंज होना चाहिए आपके वर्कशॉप में। जैसे कि टूल, इक्विपमेंट एंड मटेरियल मस्ट बी सिस्टमेटिकली अरेंज्ड फॉर ईजीएस्ट एंड मोस्ट इफिशिएंट एक्सेस। मीन्स कि आपका टूल, इक्विपमेंट और हर एक मटेरियल इस तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज करके कहीं रखा होना चाहिए कि जब आप उनको एक्सेस करना चाहो, जब आप उनको ढूंढना चाहो, तो आपको इजी वे में इजीली वो मिल सके, आप इजीली उन चीज़ों को फाइंड आउट कर सके। जैसे कि टूल्स के लिए एक टूल बोर्ड होता है, उन टूल बोर्ड पर अलग अलग टूल्स रखे होते हैं, जिससे क्या होगा कि आप कभी भी आपको किसी भी टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस टूल बोर्ड के पास जा कर के आप उस टूल को, रिक्वायर्ड टूल को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट, चाहे वो मेजरिंग इक्विपमेंट हो, चाहे टूल डाइज के लिए लोडिंग अनलोडिंग का इक्विपमेंट हो, वो भी सारी चीज़ें, जो भी मेजरिंग इक्विपमेंट होगा वो हमारे स्टैंडर्ड रूम में एक उनका भी अलग जगह बना होना चाहिए, उन जगह पर वो मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी मटेरियल्स हमारे WIP में हर एक मटेरियल का एक अपना जगह होना चाहिए, स्पेसिफाइड जगह होना चाहिए, जिन जगहों पर आपको वो मटेरियल्स मिलेगा वो सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए। जो हमारा स्क्रैप जहाँ तहाँ नहीं रखा होना चाहिए, स्क्रैप हमेशा अपने स्क्रैप यार्ड में होना चाहिए। ठीक है, जो भी टूल लोडिंग अनलोडिंग का इक्विपमेंट है वो अपने जगह पर मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं कि अपने, मान लीजिए कि हमें ज़रूरत पड़ा किसी चीज़ों को, अब हम ढूंढने लगेंगे तो ढूंढने में हमारा टाइम वेस्टेज होगा। तो ये 2S जो है, 2S खास तौर पे हमारे टाइम का बचत करता है। अगर हमारा टूल्स या इक्विपमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, जितना इजीली फाइंड आउट करेंगे हम उन चीज़ों का उपयोग कहीं जा कर के सदुपयोग करेंगे, जितने उतना ही जल्दी हम सदुपयोग करेंगे। इसलिए हमारे टाइम के बचत में ये 2S बहुत ही भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑन प्लेस। इसका यही कहना है कि हर एक चीज़ों के लिए एक स्पेसिफाइड जगह होना चाहिए, और वो हर एक चीज़ अपने स्पेसिफाइड जगह पे होना चाहिए। कभी भी अगर आपको किसी भी टूल्स की ज़रूरत पड़ी तो आप उनका उपयोग करिए, और उपयोग करने के बाद फिर उन टूल को ले जा करके उसी स्पेसिफाइड जगह पे जहाँ पर उनका जगह बनाया गया है उन जगह पर आप रखिए, क्योंकि फिर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको वो टूल मिल जाएगा। अन्यथा अगर आप कहीं अलग रख देंगे तो फिर आपको ढूंढते टाइम उस टाइम में याद नहीं रहेगा और आप इधर उधर ढूंढेंगे, जिससे आपकी टाइम की खराबी होगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारा टूल्स होता है, टूल के लिए हमारे कंपनी में, इंडस्ट्री में एक रैक बना होता है और उसमें सारे टूल का एक नंबरिंग होता है,
उस नंबरिंग पर ही हमेशा जिस टूल का जो नंबर है उसी नंबर पे वो टूल हमेशा मिलेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप ढूंढने जाएंगे तो उसी जगह पर आपको वो टूल मिलेगा। 5S एक्टिविटी में हमारा थर्ड एस है साइन। साइन जिसको बोलते हैं साफ सफाई करना, ठीक है। पहला हम क्या करते हैं, छटाई करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम उसको क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित ढंग से उसको रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद आते हैं शाइन पर। शाइन जिसमें होता है साफ सफाई, ठीक है। साफ सफाई में क्या है, इंडिकेट द नीड टू कीप वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। इसमें क्या करते हैं, हम अपने वर्कशॉप को पूरा नीट और क्लीन रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। जैसे गैंगवेज एरिया हो गया या स्टोर एरिया हो गया, वो सारी चीज़ें हमारा साफ सफाई होना चाहिए। इट मीन्स कि मेन गेट से लेकर के बैक गेट तक हमारा सारा साफ सफाई होना चाहिए। इन कंपनी का हर एक एरिया हमारा साफ सफाई नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्लीनिंग इज डेली एक्टिविटी। क्लीनिंग हमारा डेली का एक्टिविटी होना चाहिए। ये नहीं कि आज हमने स्टार्ट किए क्लीनिंग और कुछ दिन करते करते फिर छोड़ दिए, या एक दिन साफ सफाई किए दूसरा दिन छोड़ दिए, दूसरे दिन साफ सफाई नहीं की। इट मीन्स कि क्लीनिंग हमारा डेली प्रोसेस होना चाहिए, डेली का एक्टिविटी हमारा होना चाहिए क्लीनिंग, ठीक है। At the end of each shift, work area is clean up and everything is stored on its place. हर एक शिफ्ट के बाद, हर एक शिफ्ट के एंड में हर एक ऑपरेटर्स या हर एक वर्कर्स की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ऑपरेटर्स जो मशीनें चला रहा है उस मशीन के साफ सफाई की जिम्मेदारी उनका खुद होना चाहिए। और एट द स्टार्ट ऑफ शिफ्ट एंड एट द एंड ऑफ शिफ्ट क्लीनिंग इज मस्ट। सो क्लीनिंग जरूरी है, चाहे आप स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग में भी साफ सफाई कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप एंड में साफ सफाई करके जाएंगे तो अगले शिफ्ट वाले जो भी ऑपरेटर्स आएंगे उनको साफ सफाई नहीं करना पड़ेगा, वो अपना मशीनों का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और साफ सफाई जो है हर एक मशीन का जो ऑपरेटर है उनके खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए कि वो उस मशीन को चलाता है, उनको उस मशीन का हर एक वीक पॉइंट है और स्ट्रेंथ पॉइंट सारी चीज़ें उनको पता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि जो मशीन आप चलाते हैं उस मशीन के बारे में सब कुछ पता है, नहीं तो अगर अन्यथा कोई अनट्रेंड ऑपरेटर्स या कोई दूसरा ऑपरेटर किसी दूसरे मशीन को साफ सफाई करने आएंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा बटन उनसे दब जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि हो सकता है कि एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए या एक्सीडेंट हो भी सकता है। इसलिए जो ऑपरेटर जो मशीन चलाता है उनको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उस मशीन को साफ सफाई का, ठीक है। और जो भी हमारा खास तौर पे ये चीज़ सेफ्टी के पर्पज से होना चाहिए कि जो भी कंट्रोल पैनल लगा हुआ है उस मशीन का, खास तौर पे वो लॉक्ड एंड की सिस्टम होना चाहिए कि आप उस मशीन के ऑपरेटर हैं तो आप अपने कंट्रोल पैनल को एक बार स्टार्ट कर दिए फिर लॉक एंड की लगा के उसको बंद कर दीजिए, ताकि अन्यथा कोई भी दूसरा व्यक्ति उनको ना तो चालू कर सके ना बंद कर सके, आप खुद कर सकते हैं, कर सकें। आपके इस मशीन की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड एस यही बताता है साफ सफाई। साफ सफाई अत्यंत जरूरी है, चाहे कंपनी हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आपका अपना घर हो, साफ सफाई अत्यंत जरूरी है। कंपनी में भी क्या होता है कि जो वर्क एरिया है उनको साफ सफाई कर लिए, बैक एरिया हमारा वैसे रहता है, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन गेट से लेकर के बैक गेट तक फुल पूरे इंडस्ट्री साफ होना चाहिए, ना कि फ्रंट गेट साफ कर दिए और अपना वर्क प्लेस साफ कर लिए और बैक एरिया गंदा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रंट एरिया टू बैक एरिया फुल्ली क्लीन अप। चौथा होता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको बोलते हैं मानकीकरण। बोलता है अलाउ फॉर कंट्रोल एंड कंसिस्टेंसी।
हमारे किसी भी वर्क में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ठीक है। बेसिक हाउसकीपिंग स्टैंडर्ड अप्लाई एवरीवेयर इन द फैसिलिटी। एक हमारा बेसिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड हर एक जोन में या हर एक जगह पर ये मतलब स्पेसिफाइड होना चाहिए कि इतना तो कम से कम मेंटेन होना ही चाहिए हर एक जोन में। ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड हमारे पास होना चाहिए जो एवरीवेयर ये चीज़ अप्लाई होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है एवरीवन नोज एग्जैक्टली व्हाट इज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आर। ये चीज़ मतलब क्लियर कट पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जो भी हमारा जोन लीडर है उनको जोन लीडर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए, और जो भी हमारा जोन मेंबर है जोन मेंबर को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। ठीक है। एग्जैक्टली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। हाउस कीपिंग ड्यूटी आर द पार्ट ऑफ रेगुलर वर्क रूटीन। जो भी हाउस कीपिंग 5S में जो भी हमारा स्टेज है वो सारा डेली का डेली वर्क रूटीन होना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन करने के बाद दूसरे दिन वो कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स होने का सिस्टम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना चाहिए, और वो हमारा रेगुलर वर्क रूटीन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है। 5S एक्टिविटी का ये हमारा 5वां S है जो है सस्टेन। ठीक है। ये हमारा है सस्टेन। सस्टेन का मतलब ही होता है किसी चीज़ को रेगुलर करना, मतलब कि उनको सस्टेन रखना। ठीक है। उनका हिंदी में उनको बोलते हैं अनुशासन। ठीक है। 5th S हमारा कहता है रेफर टू मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स एंड कीपिंग द फैसिलिटी इन सेफ एंड इफिशिएंट ऑर्डर डे आफ्टर डे एंड ईयर आफ्टर ईयर। मीन्स कहता है कि हमने जो पिछला 1S 2S 3S और 4S जो हमने 4S पढ़ रखा है या कर रखा है उनको हमें सस्टेन करना है, उनको हमें रेगुलर में रखना है। मीन्स कि डे आफ्टर डे मतलब रेगुलर, एंड ईयर आफ्टर ईयर मीन्स कि ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये हमारा पिछला 4S जो है रेगुलर बेसिस पर करते रहना चाहिए, अनवरत चलते रहना चाहिए ये चीज़ सालों साल। ठीक है। यही चीज़ हमारे 5S में कहता है कि जो हमने 4S पीछे पढ़ लिया है उनको रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखना।